नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बिग न्यूज बिग शो में आज हम उन तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे है। हम आपको बताएंगे कि बॉलीवुड क्वीन कंगना रनावत को लेकर क्या विवाद गरमाया हुआ है और ये विवाद केस की नौबत तक कैसे पहुंच गया है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि हरियाणा में जो हिसार लोकसभा चुनाव है उसकी जंग पार्टियों के बीच रहते हुए परिवार के बीच कैसे पहुंच गई है। आपस में कौन कौन से उम्मीदवार पारिवारिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो सकते हैं। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि आजकल जो गठबंधन चल रहे हैं वो गठबंधन पंजाब में क्यों नहीं चल पा रहे हैं। बात चाहे एनडीए की हो, इंडिया की हो या किसी दूसरी पार्टी के, लेकिन पंजाब में सभी राजनीतिक दल एकला चलो की रणनीति क्यों अपना रहे हैं। बात दिल्ली की होगी, अरविंद केजरीवाल की होगी। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसका असल में कारण क्या है। हम आपको ये भी बताएंगे कि जो नौकरी पेशा लोग हैं वो इनकम टैक्स को बचाने के लिए क्या रणनीति अपना सकते हैं। लेकिन बिग न्यूज़ बिग शो की शुरुआत आज हम पहली बड़ी खबर से करेंगे जो हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश की सियासत लगातार गरमाती जा रही है। जो बिसात बिछाई जा रही हैं उन पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपनी अपनी रणनीति अपना रही हैं। कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की राज्यसभा में, उनको अपनी सीट गंवानी पड़ी, विधायकी गंवानी पड़ी। इन 6 के 6 उम्मीदवारों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और इनको उन्हीं 6 की 6 सीटों पर भाजपा ने अपना उम्मीदवार बना दिया। अब इनको लेकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं काफ़ी नाराज़ हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त चुनाव लड़े थे उन नेताओं में भी नाराज़गी है। इनमें से कुछ कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। ये जो 6 बागियों को टिकट दी गई है इससे हिमाचल प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा और जो राज्यसभा के लिए क्रॉस वोटिंग हुई थी उससे हिमाचल की क्या पूरी की पूरी राजनीति पलट जाएगी, ये आज की पहली रिपोर्ट में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजनीति बेहद दिलचस्प हो गई है। कांग्रेस के बागी नेताओं को बीजेपी ने पहले राज्यसभा चुनाव में भुनाया और अब उपचुनाव में फायदा उठाने की तैयारी में है। यही वजह है कि बीजेपी ने कांग्रेस के सभी 6 बागियों को उपचुनाव में उतार दिया है। ये सभी 6 बागी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे और अब बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। धर्मशाला और सुजानपुर से बागी कांग्रेस के 2 बड़े चेहरे, धर्मशाला से सुधीर शर्मा और सुजानपुर से राजेंद्र राणा को टिकट दिया गया है। हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी नेताओं को टिकट देने का भाजपा ने ऐलान क्या किया। भाजपा के भीतर अब चिंगारी विरोध की सुलग गई है। पहले रामलाल मार्कंडे ने अपना चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। रवि ठाकुर शिमला में थे, उनका एनएसयूआई ने विरोध कर दिया और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कुटलैहड़ पहुंचे, वहां वीरेंद्र कंवर नहीं पहुंचे। सुधीर शर्मा के लिए वहां से भाजपा के पुराने गद्दी और ओबीसी नेताओं को साथ लेकर चलने की बड़ी चुनौती होगी। गद्दी समुदाय के नेता किशन कपूर और सुधीर के साथ भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े ओबीसी नेता राकेश चौधरी और पूर्व भाजपा विधायक विशाल नहरिया को साथ लेकर चलने की बड़ी चुनौती होगी। उधर राजेंद्र राणा सुजानपुर से पूर्व मुख्यमंत्री धूमल को चुनाव हराकर सुर्खियों में आए थे। सुजानपुर धूमल परिवार की राजनीतिक कर्मभूमि है। तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने राजेंद्र राणा को धूमल परिवार के खिलाफ मैदान में उतारा था और राजेंद्र राणा ने धूमल को शिकस्त भी दे दी थी। आपको बता दें कि कभी राजेंद्र राणा धूमल परिवार के बेहद करीबी थे और किन्हीं वजहों से राजेंद्र राणा धूमल परिवार का साथ छोड़ गए थे। वहीं देवेंद्र भुट्टो कुटलेहड़ से फिर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की टिकट पर अपने मामा वीरेंद्र कंवर को चुनाव में हराकर वो पहले जीते थे। पहले मामा वीरेंद्र कंवर का चुनाव जीतने में साथ देने वाले भुट्टो को भाजपा से टिकट मिलने के बाद समीकरण बदल गए हैं। अगर दिल खट्टा नहीं रहा तो अब मामा और पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर अपने भांजे देवेंद्र भुट्टो के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। बीजेपी ने टिकट का ऐलान किया तो पार्टी में बगावत भी शुरू हो गई है।
लाहौल स्पीति से कांग्रेस के बागी रवि ठाकुर को टिकट देने का ऐलान किया गया तो लाहौल स्पीति भाजपा ने बैठक बुलाई, जिसमें पूर्व मंत्री और लाहौल स्पीति के पूर्व विधायक डॉक्टर रामलाल मार्कंडे समेत कई नेता मौजूद रहे। टिकट बंटवारे से खफा इन नेताओं ने बीजेपी से सामूहिक इस्तीफा देने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, रामलाल मार्कंडा ने चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व मुझे कल तक कहती रही कि आप लाहौल स्पीति जाइए, लाहौल स्पीति वोट मांगे, एमपी के लिए वोट मांगे, पार्टी को संगठित करिए, आपको टिकट मिलेगा। मैंने उनके ध्यान में लाया कि जो पूर्व विधायक रवि बीजेपी में शामिल हुआ है, ऐसा तो नहीं आप उनको टिकट देंगे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, टिकट आपको ही मिलेगा। और आज मैं लाहौल पहुंचा, लाहौल पहुंचते हैं उन्होंने घोषणा किया है भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा है जिस बीजेपी में आरक्षण विरोधी स्टैंप लगता रहा है, हमने उसको धोया है, बड़े बेखूबी धोया है। अब फिर से आप जो आरक्षण विरोधी, लाहौल स्पीति के आरक्षण विरोधी को फिर आप अपने टिकट देते हो, ये लाहौल स्पीति के लोग जनता तय करेगी। अब हम जनता के दरबार में पहुंचेंगे, मैं भी जाऊंगा, ये लोग भी जाएंगे, वहां जनता में लाहौल स्पीति जनता में छोड़ता हूं। धन्यवाद। उधर कांग्रेस कार्यकर्ता बागियों का विरोध करने पर उतर आए हैं। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए बागी रवि ठाकुर को शिमला में घेरा और विरोध प्रदर्शन किया। नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। कुल मिलाकर हिमाचल की राजनीति बेहद दिलचस्प होती जा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के बागियों को तो साध लिया, लेकिन वक्त अब अपनों की नाराजगी झेलने का है। इस चुनाव से पहले, इस टिकट को दिए जाने से पहले, जहां कांग्रेस लगातार क्रॉस वोटिंग के साथ कह रही थी ऑल इज वेल इन पार्टी, अब भाजपा को यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है ऑल इज वेल इन पार्टी। ये विद्रोह जल्दी शांत होगा। लेकिन हिमाचल की जनता आखिर उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में फैसला करेगी कि ऑल इज वेल वो किस पार्टी के लिए सही ठहराती है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार। कहा तो ये जाता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों में चाहे विधायक हों, कार्यकर्ता हों, वो विचारधारा के साथ जुड़ते हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें आपने देखी, ये जो रिपोर्ट आपने देखी, इसमें विचारधारा से ज़्यादा स्वार्थ की राजनीति नज़र आ रही है, चाहे बात आप भाजपा की करें या कांग्रेस की। अब बिग न्यूज़ बिग शो की जो अगली खबर है वो भी हिमाचल प्रदेश से ही संबंधित है। अभिनेत्री कंगना रनावत अब भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं मंडी से। लेकिन जैसे ही ऐलान हुआ इनके नाम का, ये एकदम चर्चा में आ गई और चर्चा का जो विषय था वो बनी कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत। इन्होंने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक ऐसी विवादित पोस्ट कर दी जिससे पूरे देश में हंगामा मच गया। हालांकि इस पोस्ट को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ये कह चुकी हैं कि वो इस पोस्ट को हटा चुकी हैं और उनका हैंडल कई लोग हैंडल करते हैं और इसकी मिस हैंडलिंग हो गई है और वो इस बयान की स्वयं निंदा करती है। लेकिन मामला यहाँ पर अभी रुका नहीं है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है, उन पर केस करने की बात कह रही है और कंगना रनावत इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सलाह मशवरा कर रही हैं। क्या है पूरा माजरा, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। चुनावों में अक्सर जुबानी जंग देखने को मिलती है। कई बार ये जुबानी जंग चरम पर पहुंच जाती है। कई बार सियासतदान भाषा की मर्यादा को भी लांघने से गुरेज नहीं करते। हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर कंगना को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की गई थी, जिसको लेकर अब सुप्रिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब ये मामला चुनाव आयोग के दरवाजे तक जा पहुंचा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है। सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट डाली गई थी। इसमें कंगना की फोटो शेयर करते हुए अमर्यादित टिप्पणी की गई थी। ये पोस्ट काफी वायरल हुई थी। इसके बाद सुप्रिया ने माफी मांगते हुए पोस्ट को हटा दिया था।
सुप्रिया ने कहा था कि उनके अकाउंट को कई लोग हैंडल करते हैं। उनकी तरफ से ये पोस्ट डाली गई थी। फिलहाल महिला आयोग ने भी मामले में जवाब मांगा है। बीजेपी इस मामले में केस दर्ज करवाने की तैयारी में है। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। वहीं कंगना रनौत ने सुप्रिया श्रीनेत को करारा जवाब देते हुए लिखा कि एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें जीवन या परिस्थितियों को चुनौती देने वाली यौन कर्मियों को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार का अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। भारतीय जनता पार्टी सुप्रिया के खिलाफ केस दर्ज करवाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दी है। 300 से ज्यादा मंदिर वहां पर, जहां लोग श्रद्धा और आस्था के साथ उन मंदिरों में जाते हैं, उस भूमि के बारे में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी उनने गलती की है। और उसके बाद मुझे हैरानी इस बात को लेकर के कि ये मेरा अकाउंट नहीं था, मेरा ये तो पैरोडी अकाउंट था और उसमें किसी ने इस प्रकार से किया है, लेकिन हैंडल कौन कर रहा है उसको? उनके खिलाफ क्या मामला दर्ज किया क्या? कंप्लेंट उनको करनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कंगना रनौत पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर कंगना रनौत और महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया और लिखा कि आग से राजनीति की ये शुरुआत ये इस पर प्रतिबिंबित नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि इस बात पर है कि उन्होंने क्या किया है और आगे भी करने में सक्षम है, क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि स्टील जैसी महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। जीत की ओर मार्च करें, विजयी भावा। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर का कहना है कि कंगना रनौत हिमाचल की बेटी हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने कई योजनाएं शुरू की हैं। हिमाचल की बेटी है, हिमाचल में उनके माता पिता रहते हैं। उनके पिताजी जिला मंडी में, उन्हें हमने कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, तो हिमाचल की बेटी है। काबिले गौर है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार चुना है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की विवादित पोस्ट से बीजेपी को मुद्दा मिल गया है और आने वाले दिनों में सुप्रिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूर्य समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट। और कंगना रनावत के बाद आइए अब बात करते हैं हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा की हाई प्रोफाइल सीट की। ये सीट ऐसी है जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। पहली बार चौटाला परिवार इस लोकसभा सीट पर एक दूसरे के आमने सामने खड़ा हो सकता है। रणजीत सिंह चौटाला को, जो विधायक के तौर पर, निर्दलीय के तौर पर जीत के आए थे, जो मौजूदा हरियाणा की सरकार है इसमें मंत्री हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराकर यहाँ पर लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर भाजपा ने उतारा है। इसी सीट को लेकर अजय चौटाला का परिवार भी बहुत उम्मीदें पाले हुआ है। हो सकता है उनके परिवार से भी उनके खिलाफ कोई खड़ा हो जाए। और बात अगर हम इन्हीं के परिवार से जुड़ी हुई करें तो कांग्रेस इस पर किसको अपना उम्मीदवार बनाएगी है हालांकि अभी तय नहीं हुआ। लेकिन ये जो हिसार की लड़ाई है इसमें पार्टी के साथ साथ जो परिवार है वो इमोशनली जुड़े हुए हैं। और जब इमोशंस की बात करते हैं, हिसार की बात करते हैं, तो भजन लाल परिवार जहन में आता है। कुलदीप बिश्नोई इस सीट से शायद लड़ना चाहते थे लेकिन रंजीत चौटाला को टिकट दे दी गई। अब सवाल ये उठता है कि कुलदीप बिश्नोई क्या अपनी भावनाओं को मारकर रंजीत चौटाला जी का समर्थन उसी तरीके से कर पाएंगे जिस तरीके से वो भाजपा की सेवा में लगे हैं? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए।
लोकसभा चुनाव में हिसार की लड़ाई हमेशा सबसे बड़ी मानी जाती रही है। हिसार हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में सबसे हॉट सीट है। इस सीट पर कभी भजनलाल परिवार का कब्जा रहा तो कभी चौटाला परिवार का, लेकिन इस बार हिसार लोकसभा क्षेत्र का रण सबसे दिलचस्प हो गया है और इस बार की लड़ाई चौटाला परिवार में आपस में होने की उम्मीद है। और अगर ऐसा हुआ तो ये पहली बार होगा जब हिसार में चौटाला परिवार आपस में ही 2-2 हाथ करते नजर आएंगे। बीजेपी ने हरियाणा सरकार में मंत्री और निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह को हिसार से उम्मीदवार बनाया है। टिकट के ऐलान से पहले बाकायदा रणजीत सिंह को बीजेपी में शामिल करवाया गया, यानी बीजेपी की ओर से हिसार से रणजीत सिंह ताल ठोकते नजर आएंगे। वहीं हिसार लोकसभा सीट से अजय सिंह चौटाला परिवार भी उतरने का पूरा मूड बना चुका है। माना जा रहा है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इस सीट से जेजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हिसार की लड़ाई दादा पोते के बीच होती नजर आएगी। आपको बता दें, दुष्यंत चौटाला हिसार लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं। हिसार की जंग हो और भजनलाल परिवार की बात न हो, ऐसा भला कहां हो सकता है। कुछ साल पहले तक हिसार भजनलाल परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। कुलदीप बिश्नोई यहां से सांसद भी रह चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई कुछ वक्त पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को मैदान में उतारा था। भव्य बिश्नोई उपचुनाव में जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे थे। हिसार लोकसभा क्षेत्र से कुलदीप बिश्नोई बीजेपी की ओर से टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन बीजेपी ने रणजीत सिंह को हिसार से मैदान में उतारा है। पिछले कुछ दशकों में पहली बार भजनलाल परिवार हिसार की लड़ाई में मैदान में नहीं उतरेगा। ऐसे में क्या कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के इस फैसले से खुश होंगे? क्या कुलदीप बिश्नोई हिसार में बीजेपी का बेड़ा पार करने में मदद करेंगे? क्योंकि हिसार लोकसभा क्षेत्र में बिश्नोई परिवार का आज भी अच्छा खासा वोट बैंक है। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने जब टिकट का ऐलान किया उसके बाद कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई ने ट्वीट कर नाराजगी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कई बार आपकी लोकप्रियता ही आपकी कमजोरी साबित होती है। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने आकर सफाई दी। कुलदीप बिश्नोई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में उन्होंने अपना दुख और नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि टिकट की घोषणा के बाद से उनके पास समर्थकों के फोन आ रहे हैं। इसके अलावा भी कई लोगों के फोन आ रहे हैं, लेकिन हमें मायूस नहीं होना है। हमें पार्टी के लिए काम करना है और पीएम मोदी के हाथ को मजबूत करना है। बहरहाल अगर जेजेपी ने दुष्यंत चौटाला को मैदान में उतारा तो सबकी नजरें कांग्रेस उम्मीदवार पर होंगी और एक बात तो तय है कि हिसार का चुनावी युद्ध इस बार सबसे खास होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। देश में गठबंधन का दौर चल रहा है। एनडीए, इंडिया अलग अलग पार्टियों को जोड़कर अपना कुनबा बना रही है, लेकिन ये कुनबा पंजाब में काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का साथ अकाली दल देने को तैयार नहीं है, कांग्रेस का साथ आम आदमी पार्टी देने को तैयार नहीं है। यानी सारी पार्टियां 13 की 13 लोकसभा की सीटों पर अपना अपना उम्मीदवार उतारेंगी। देश के अलग अलग राज्यों में भले ही उनका गठबंधन हो, लेकिन पंजाब शायद पूरे देश से अलग है और इसीलिए 13 की 13 सीटों पर भाजपा, अकाली दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी अपने अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। पंजाब की इस राजनीति पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कहते हैं राजनीति में सब कुछ मुमकिन है। कभी भी दोस्ती दुश्मनी में बदल सकती है और कभी भी दुश्मन दोस्त बन सकते हैं। सियासत में हर संभावना होती है। हालांकि पंजाब में बीजेपी और अकाली दल का पुराना याराना जुड़ने की संभावना अब खत्म हो गई है। अकाली दल और बीजेपी में गठबंधन को लेकर बात नहीं बन पाई और बीजेपी ने सभी 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕੱਲੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਰਾਏ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੜਿਆ ਵਰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਹ फैसला लिया। पत्रकारों से रूबरू होते हुए सुनील जाखड़ ने कहा कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पंजाब के लिए काफी काम किया है और पंजाब के भविष्य को देखते हुए अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है। जो कम बीजेपी पार्टी ने
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ MSP ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ मोदी जी की बीजेपी सरकार ਨੂੰ ਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾप्त हुई है। उधर अकाली दल भी लोकसभा चुनाव लड़ेगी और पार्टी प्रमुख सुखबीर बादल इसे उसूलों की राजनीति बता रहे हैं। ਆ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ। ਮੈਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੀਜਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 61 ਕਰੋੜ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 61 ਕਰੋੜ ਹੀ ਫॉर ਯੂਥ ਹੈ, 61 ਕਰੋੜ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਬੇ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ 4 लेन सड़कें देखो। काबिल गौर है कि देश के कई हिस्सों में गठबंधन होने के बावजूद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ रही है। आप और कांग्रेस में भी सीटों को लेकर समझौता नहीं हो पाया था। कुल मिलाकर इस बार पंजाब में भी सभी दल अपने दम पर लोकसभा चुनाव के रण में उतरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली और पंजाब में हंगामा जारी है। आम आदमी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते सड़क पर उतरते हैं, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पीछे नहीं हैं। उनके कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। अभी तक अरविंद केजरीवाल ने 2 आदेश दिए हैं। इन आदेशों को लेकर जो उनके मंत्री हैं वो बिल्कुल आज्ञाकारी हैं, उनके आदेशों को लागू करने की बात कह रहे हैं। बात चाहे पेयजल की हो या अस्पताल में मोहल्ला क्लिनिक की हो, मुफ्त दवाइयों की हो, तो अरविंद केजरीवाल अब संदेश के माध्यम से जेल से सरकार चलाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि उन्हें नैतिकता के तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। दोनों पार्टियां एक दूसरे से भिड़ी हुई हैं, जिसका नज़ारा आज पूरे दिन दिल्ली पंजाब में देखने को मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासत में हंगामा जारी है। गिरफ्तारी का खूब विरोध हो रहा है। आम आदमी पार्टी सड़कों पर है, केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है, राजनीतिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगा रही है। लेकिन अब केजरीवाल को लेकर नया हंगामा शुरू हो गया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी में रहते हुए नया आदेश जारी कर दिया। इस आदेश की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। केजरीवाल का आदेश है कि दिल्ली के सभी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त दवाओं, टेस्ट की सुविधा सुनिश्चित हो। हमारे अरविंद केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ऐसी मिट्टी के बने हैं कि वहाँ ईडी की हिरासत में भी उनको ये लगा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हिरासत में चला जाऊं और पीछे से दिल्ली के लोगों की परेशानियां बढ़ जाएं। और एक विषय उनके दिल के हमेशा बड़ा करीब रहा, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, कि दिल्ली के अस्पतालों में समय पे इलाज मिले, गरीब को भी मिले, मिडिल क्लास को भी मिले, मुफ्त इलाज मिले, मुफ्त दवा मिले, मुफ्त टेस्ट मिले। ये आदेश ईडी की कस्टडी में रहते हुए जारी हुआ तो बवाल मचना भी लाजमी था। इसको लेकर बीजेपी सड़कों पर उतर आई, विरोध प्रदर्शन किया, आदेश पर सवाल उठाए और साफ कहा कि केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चला सकते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
ईडी की कस्टडी में है, लेकिन अभी तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है और कस्टडी से ही आदेश जारी कर रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। और इसीलिए सड़कों पे आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं सड़कों पे उतरे हैं और इनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो कस्टडी में है और कस्टडी में रहते हुए डिसीजन कैसे लेंगे। कई बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं। आप लोग लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे थे, पहले गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जेल से ही आदेश लागू कर रहे हैं, नीतियां पे अपनी बात रख रहे हैं। देखिए, जो लोग कहते थे कि आरोप लगते ही लोगों को इस्तीफा देना चाहिए, अब वो खुद जेल चले गए, इस्तीफा नहीं दे रहे और जेल में आके जाके क्या आदेश दे रहे हैं। जब वो वर्तमान सरकार में बाहर थे, जब क्यों नहीं आदेश दिए? जब पानी की चिंता नहीं थी, बारिश आ गई तो दिल्ली डूब जाए, वायु पोल्यूशन पे कुछ करेंगे नहीं, सड़कें टूटी हुई हैं, स्कूल में कमरे बना दो, तो अनेक प्रकार की अनियमितताएं इस सरकार ने बरती है। बहरहाल एक तरफ आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है, तो बीजेपी इसे सही ठहरा रही है। बीजेपी की दलील है कि शराब घोटाले में केजरीवाल की अहम भूमिका रही है। खैर, केजरीवाल ईडी की कस्टडी में हैं और देखना होगा कि इस मामले में और क्या खुलासे होते हैं। साथ ही ये भी देखना होगा कि पूछताछ में ईडी के हाथ क्या अहम सबूत लगते हैं। दिल्ली से विनय सिंह, सूर्य समाचार। बिग न्यूज बिग शो के आखिर में अब हम बात करेंगे टैक्स पेयर की। ये खबर आपके काम की हो सकती है। आप जानते हैं 31 मार्च को ये वित्त वर्ष खत्म होने वाला है और नौकरी पेशा लोग चाहते हैं कि जो उनका टैक्स कट गया है कम से कम उससे ज़्यादा उनको ना भरना पड़े, या अगर उन्होंने ज़्यादा भर दिया है तो उसको वापस कैसे पाया जा सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम चला रही हैं वो हमेशा ये जानना चाहते हैं। आज इस रिपोर्ट के ज़रिए हम आप सबको बता रहे हैं कि अगर आपको टैक्स बचाना है तो ये फॉर्मूले हैं, या यूँ कहिए कि ये गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसके जरिए आपको टैक्स में छूट मिल सकती है। कौन कौन सी स्कीम्स हैं और कैसे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मौजूदा वित्त वर्ष खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। टैक्स बचाने के लिए लोग कई प्रयास कर रहे हैं। अगर आप भी 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले आखिरी वक्त पर कुछ सेविंग कर इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं, तो कई ऐसे ऑप्शन हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। आप टैक्स सेविंग करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस से भी निवेश कर सकते हैं। आयकर विभाग की धारा 80D के अंतर्गत इसमें खुद और परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा लेने पर 25,000 रुपए टैक्स के रूप में बचाए जा सकते हैं। इसके अलावा माता पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा लेने पर 50,000 रुपए की टैक्स की बचत कर सकते हैं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम का भुगतान करने पर आयकर विभाग की धारा 80C के अंतर्गत टैक्स के भुगतान में छूट मिलती है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में कम प्रीमियम का भुगतान करने पर भी ज्यादा लाभ मिलता है। करदाता एक वित्त वर्ष में इसके जरिए 1.5 लाख रुपए तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी कुल EMI में जितना ब्याज दे रहे हैं उसमें से 2 लाख रुपए की रकम टैक्स फ्री है। वहीं जो लोग किराए के मकान में रहते हैं वे भी मकान किराए की रसीद देकर इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं। आप अपना एक PPF खाता भी खोल सकते हैं जिस पर अभी 7.1% सालाना ब्याज दर है। PPF स्कीम में सालाना अधिकतम 1.5 लाख रुपए का निवेश किया जा सकता है। PPF में मैच्योरिटी की रकम पर भी टैक्स से छूट मिलती है। मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है जिसे 5-5 सालों के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। इस पर लोन भी लिया जा सकता है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में निवेश करना भी टैक्स बचाने का एक अच्छा विकल्प माना जाता है। इसमें निवेश करने पर निवेश के साथ ही बीमा का भी लाभ मिलता है। इस प्लान में निवेशकों को इक्विटी, डेट और बैलेंस फंड का भी फायदा मिलता है। आयकर विभाग की धारा 80C के अंतर्गत निवेशक 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स की छूट का लाभ ले सकते हैं। NPS में किए गए निवेश पर आपको धारा 80C के तहत मिलने वाली छूट के अलावा 50,000 रुपए की छूट मिल सकती है। इस स्कीम में निवेश से भी इनकम टैक्स बचा सकेंगे। ELSS म्यूचुअल फंड एक ऐसा विकल्प है जिसके तहत सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स सेविंग कर सकते हैं। साथ ही इसमें निवेशकों की अच्छी इनकम भी हो सकती है। सुकन्या योजना बेटियों के लिए है। इस स्कीम में 10 साल से कम उम्र की बच्ची के नाम से अकाउंट खोला जा सकता है।
योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम 250 रुपए से शुरू किया जा सकता है, जबकि सालाना अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। इसे भी सेक्शन 80C में छूट की श्रेणी में रखा गया है। इसमें भी 1.5 लाख रुपए तक टैक्स सेविंग की जा सकती है। ये हमने आपको टैक्स बचाने के कुछ उपाय बताए, लेकिन इस चक्कर में ये गलतियां ना करें। गलत स्कीम में निवेश न करें, जरूरत से ज्यादा निवेश करने की भी गलती न करें। एक ही स्कीम में ज्यादा निवेश करने से भी बचें। रिटर्न और फायदा देखे बिना निवेश न करें। टैक्स में कहां और कैसे छूट मिलती है, इसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इसी के साथ बिग न्यूज़ बिग शो को अब विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिग न्यूज़ बिग शो के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ।